हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी 2 यानी कि क्लास 10th का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 का जो गेस किया हुआ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज। तो इसका पहला चैप्टर का हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे थे, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस किया हुआ क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि अगर आप एक लाइक आप लोग का हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप लोग हर एक लाइन, हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट को 12 सा सजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दे। छोटी गलती जानबूझकर छोटा से भी गलती को इग्नोर नहीं करे, ठीक है। छोटा से भी चीज़ को इग्नोर नहीं करे। ध्यानपूर्वक पढ़िए लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्वेश्चन लाइन से ही पूछा जाता है, ठीक है। बीच में से उठा लिया जाता है। और आप लोग ध्यानपूर्वक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट को कमज़ोर मत समझिए। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वे अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वे अपने पूर्व पथ से, यानी कि पहले वाला पथ मतलब होता है रास्ता, तो पहले वाला पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो बी है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी मतलब होता है कि मानकर चलिए मेरा यह टॉर्च है, यह मेरा टॉर्च, ठीक, यह मेरा टॉर्च है और यहाँ पर मान लीजिए शीशा कांच है या कुछ भी है। तो ऐसा चीज़ है आगे जिस पर बारने पर हम, जिस पर लाइट दिखाने से वह आर पार रोशनी हो जाता है, यानी कि इधर से बारते हैं और उधर चला जाता है रोशनी, उसी को कहते हैं पारदर्शी, ठीक है। तो पिछला चैप्टर आप लोग वीडियो इसका देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, नहीं तो टेलीग्राम पर आप जाके अध्ययन सागर बाडी के सर्च करके आप वहां से हम ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ती है या सीधी निकल जाती है या अभिलंब की दिशा में जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
अविलंब की ओर मुड़ जाती है। सभी के सभी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, गेस किया हुआ है, ज़्यादा प्रश्न नहीं कराते हैं। जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो पूछा जाता है बार बार, उसी को हम यहाँ पर लेकर आते हैं आप लोगों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती है, बिना मुड़े सीधी निकलती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या 7 रंगों में बट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी, बिना मुड़े सीधे निकलती है। जब प्रकाश की किरण एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का वो बी है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। और इसी का उदाहरण है कि पानी से भरी बाल्टी में अगर सिक्का गिरा हुआ है तो उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, एक ज़्यादा गहराई वाला समुद्र फिर वह कम गहराई क्यों दिखाई देता है? पानी से भरी बाल्टी में छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देता है? तो ये सब प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5वां, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ए है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? दोनों कोण बराबर होते हैं, या आपतन कोण बराबर होते हैं, या अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, या कोई निश्चित संबंध नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अपवर्तन कोण बड़ा होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो अब वह मुड़ी जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई एक दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ी जाती है, यानी कि किस तरफ मुड़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी बिंदु वस्तु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर और किसी बिंदु से अपवर्तित होकर, किसी लेंस से अपवर्तित होकर और जिस बिंदु पर वह मिलती है ना उसे कहते हैं। यानी कि मान कर चलिए दो दोस्त निकले घर से, ठीक, दो रास्ते से निकले और जिस जगह दोनों मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब यही।
ठीक है, मानकर चलिए यहाँ पर सर्कल है, यहाँ से एक फ्रेंड चलना शुरू किया और यहाँ से एक फ्रेंड चलना शुरू किया और जहाँ मिले दोनों जाके उसी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर डी है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं जिस बिंदु से अपवर्तित होकर, यानी कि जिस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से किस वस्तु का जो है लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इनमें से कौन सी वस्तु है, फोर्थ ऑप्शन में कौन सी वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रियलिटी बनता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ आप लोग को फैक्ट बता देते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जैसे स्कूटर, मोटर कार, यानी कि किसी भी वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। बस, मोटर कार, स्कूटर, बाइक, ट्रक, यानी कि जितना भी गाड़ी है ना उस सभी को साइड मिरर, साइड मिरर का मतलब होता है जब ड्राइवर होता है उसके साइड में जो आईना होता है ना, मिरर, वो सब क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसी गाड़ी का हेडलाइट कौन से दर्पण होता है? सॉरी, यहाँ लेंस है, हम दर्पण की बात करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आप आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर होता है। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटा साइन R होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो डी, n2 बटा ne के। नेक्स्ट है, किसी द्रव में रखी हुई कांच के आयताकार स्लैब यानी पट से होकर गिरने के पथ नीचे चित्र में दिखाए गए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो किसी द्रव में यानी कि किसी लिक्विड फॉर्म में हुए कांच के आयताकार कांच का आयताकार, मान ली यही कांच है, कांच का आयताकार स्लैब यानी पट से होकर गिरने के पथ नीचे चित्र में दिखाए गए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? यानी कि कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 है, यानी कि 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा लिक्विड का? तो इसका राइट आंसर जो होगा, द्रव का जो लिक्विड अपवर्तनांक होगा तो इसका वो होगा बी, 1.5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है कि मोटाई सभी जगह समान होती है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी उत्तल लेंस का जो आकार यानी साइज किस तरह होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति में रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति में रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? क्वेश्चन को आप लोग एक बार दो बार पढ़ा कीजिए कहीं भी, ठीक है ना, जब तक आंसर नहीं निकल जाता।
तो टाइम को बचाते हुए भी क्वेश्चन को पढ़ा कीजिएगा, लेकिन हाँ ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हर बार करके जो टाइम निकल रहा है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक एकदम टेंशन फ्री होकर किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, क्योंकि माइंड फ्री रहेगा तो आंसर अपने आप सॉल्यूशन होते रहेगा। नहीं तो माइंड फ्री नहीं रहेगा तो बहुत से सारे समस्या एग्जाम में आते रहता है। तो किसी उत्तर लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु जो है किस स्थिति में रखी जा सकता है, यानी कि रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब बना सके। मान के चलिए किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने यानी कि उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखा जाए जो उसका प्रतिबिंब जो होगा सो वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए ताकि उसका जो आकार है वो वास्तविक और उल्टा दिखाई दे। नेक्स्ट है, उत्तर लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तर लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, और वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए होगा। काल्पनिक और सीधा जो है तो उत्तर लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट, एक उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि एक लेंस है और वह जो वस्तु है सो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? सी, 15 सेंटीमीटर। यानी कि बोल रहा है एक उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। ठीक, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। मान के चलिए यहाँ पर उत्तर लेंस है, यहाँ पर उत्तर लेंस है और यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया, तो उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितना है? तो ये फार्मूला से यानी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो कितना बनेगा? तो 1/r, r बराबर 1/r यानी कि 30 हो गया और नीचे 2 हो गया, 15 दूना 30 यानी कि 15 दूना 30 हो गया तो 15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो एक अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी जो है से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर -D हो गया। ऑप्शन नंबर डी यानी -5 डायोप्टर जो होगा उसकी फोकस दूरी की 20 सेंटीमीटर की इसकी क्षमता होगी। नेक्स्ट, यदि वस्तु बिंब यानी वस्तु उत्तर लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? काल्पनिक सीधा या छोटा बनेगा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी होगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा जब किसी उत्तर लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, जब एक उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बिंब रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी, यानी कि काल्पनिक मतलब आभासी होता है, कुछ रियल नहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? जब एक उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, एक उत्तर लेंस है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट है एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। अगर एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, यह उत्तल लेंस होगा। यह न्यूमेरिक के टाइप पर है। चलिए इसको थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल है या दर्पण उत्तल है या परंतु लेंस अवतल है, दोनों ही अवतल है या दर्पण अवतल है या परंतु उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, दोनों ही उत्तल है। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तो वह दोनों ही उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है किसी शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण जो है यानी कि लेंस जो है सो उपयोग किया जाता है। मान कर चलिए बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा गया है, तो बाबा लोग कौन से चश्मा पहनते हैं छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस का दूरी का उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर डी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी भी दूर चीज को देखने के लिए, किसी भी दूर चीज को जूम करके देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यानपूर्वक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों ही फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दोनों ही संभवतः एक गोलीय दर्पण है तथा एक पतले लेंस है, तो दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दोनों की दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो यह दोनों संभवतः है अवतल है या उत्तल है या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है या दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप लोग इसका राइट आंसर जो है सो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। तो इसके बारे में कुछ हम फैक्ट बता देते हैं। अगर इसका फैक्ट हम बता देते हैं तो आप लोग आंसर टिक कर चुके हैं। देखिए, चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा बारा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, इसलिए वह बड़ा वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, यानी कि उदाहरण जैसे टॉर्च वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट, रोगियों के नाक कान गले दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसके माध्यम से अगर ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो देखते होंगे तो इसके माध्यम से आप लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका कमेंट सेक्शन में जाते हुए इसका राइट आंसर क्या होगा और वीडियो आप लोग को कैसा लगा फीडबैक देना नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है सोशल मीडिया का, नहीं तो टेलीग्राम पर जुड़ कर फ्री में PDF पा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि इसी तरह कंटेंट हम लाएंगे। ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बाद थ्योरी भी लाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।